क्वेश्चन ID 31। 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत क्या होगा। इसमें एक 80 साल से 80, 85, 90, 95 और 100 इस तरह से मानते हुए 20, 30, 40, 50 और 100। तो कैलकुलेशन करके 90 से अपन 90 वर्ष के लिए देखते हैं तो उसमें 40 आएगा। 40% एक्स्ट्रा अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। विफल में सर्वश्रेष्ठ योजना के तहत पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों की प्रदर्शन सीमा की अवधि की जानी चाहिए 6 महीने के बाद। यानी कि कोई भी इस तरह से फेल हुआ है परफॉर्मेंस SC/ST एम्प्लॉय जो प्रमोटेड हो, बेस्ट अमाउंट फेल्ड में 6 महीने के बाद उसकी समीक्षा की जाती है। यदि वो पास हो जाता है उसको रेगुलर कर दिया जाएगा, वरना उसको वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये 6 महीने की अवधि होती है। एक डिवीज़न में PNM बैठक के एजेंडे में शामिल किए जा सकने वाले ताज़ा मदों की अधिकतम संख्या 30 होती है। और यहाँ जो आंसर आ गया गलत, 20 हो गया, 30 होती है। ये सही है। तो नए जो मुद्दे ले सकते हैं, आइटम ले सकते हैं, वो 30 होंगे। रेलवे कर्मचारी द्वारा अवैध हड़ताल में भाग लेने से सेवा में रुकावट आएगी। रेलवे कर्मचारी की सेवा में यह रुकावट केवल राष्ट्रपति द्वारा ही क्षमा किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है। यदि इलीगल स्ट्राइक किया है तो वो उसके सर्विस में काउंट नहीं होगी और इसको माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दोनों क्या हो गया 95, यानी सही हो गया। उसके बाद है प्रेम का पूर्ण। प्रेम यानी कि एक ऐसे जो बनाया है प्रेम, इसमें प्रबंधक, कर्मचारी और प्रशासन दोनों की भागीदारी होती है प्रबंधन में। उसका पूरा नाम लिखा है पार्टीशन इन रेलवे एम्प्लॉय इन पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। उसका फुल फॉर्म पूछा है। और ये रेलवे कर्मचारी और अधिकारी सुचारू रूप से रेलवे के कार्य को करने के लिए ये होती है। और 3 महीने में इसकी मीटिंग की जाती है। जैसे PNM होती है डिवीज़न में 2 महीने में और हेडक्वार्टर में 3 महीने में होती है। तो ऐसे प्रेम की मीटिंग भी 3 महीने में एक बार की जाती है और उसके लेवल भी 3 होते हैं। सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी के लिए पात्र बनने के लिए अधिकतम आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है। यानी व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी। रिटायरमेंट ग्रेजुटी की बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है वो 5 वर्ष की सेवा के बाद मिलती है। और सर्विस ग्रेजुटी फिर 10 साल से कम की सर्विस होती है तो उस सर्विस ग्रेजुटी देकर उसको बिना पेंशन उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए। ID 33। कम की गई पेंशन की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने के पेंशन की सारांशीकृत राशि बहाल कर दी जाएगी। द कमिटेड अमाउंट ऑफ पेंशन शेल बी रेस्टोर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिड्यूस्ड पेंशन। तो ये ठीक है। 15 साल तक कमिटेड पेंशन का जो हफ्ता कटता रहता है अपने पेंशन में से, तो 15 साल के बाद मैक्सिमम पीरियड 15 साल के बाद उसको बहाल करना ही होता है। और अंडर द old pension system, a railway servant will be eligible for monthly pension after completion of at least 20 years of qualifying service। तो इसमें ये सही है, दोनों सही है। चलो, SRPF की मासिक सदस्य की राशि सदस्य लेने वाले कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों के 1/12 हिस्सा होता है। तो 1/12 हिस्सा नहीं, 2 सही है। ये आंसर सही है इसका। स्थानांतरण पर एक रेलवे कर्मचारी को सामान्य किराए पर 4 महीने, ये 4 महीने की बात नहीं, ये 2 महीने होता है। तो ये गलत हो गया। यानी कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो पहले 2 महीने नॉर्मल रेंट होगा और अगले 6 महीने उसका डबल रेंट से काटा जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए। दूसरा क्या है, विशेष लाइसेंस शुल्क पर चिकित्सा या शिक्षण आधार पर और 4 महीने नहीं, तो ये गलत हो गया। 6 महीने होता है। तो दोनों गलत है, दोनों ही 296 दोनों ही गलत हैं।
व्यवसाय परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या मौजूदा रिक्तियों की संख्या और अगले 1 वर्ष के दौरान अनुमानित रिक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये तो ठीक है। दूसरा है, व्यवसाय परीक्षा पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 6 सप्ताह है, अन्यथा इसके लिए नए व्यवसाय परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो 137 ऑप्शन सही है, और यहाँ पे केवल 20 में क्या हो गया, पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 6 सप्ताह है। व्यवसाय परीक्षा पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 6 सप्ताह है, अन्यथा इसे नए व्यवसाय नए के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये गलत हो गया। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार एक नियोक्ता अपने कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है यदि वह अपने कर्तव्य से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से कम 3 दिनों की अवधि के लिए अक्षम हो जाता है। तो 3 दिन से ज़्यादा यदि अक्षम होता है तो उसको मिलेगा। कहने का मतलब इसमें ID 85 हाँ सही है। 3 दिन से कम में यदि कोई कर्मचारी को छोटी चोट लगी और 3 दिन के बाद वो ड्यूटी पर आ सकता है 3 दिन के अंदर, तो फिर उसको किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। भारतीय रेलवे में स्तरीय PNM कितने स्तर पर होती है? तो ये भी 3 स्तर पर होती है। PNM डिवीज़न, हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड स्तर, तो 3 स्तर पर होगी। दूसरी, एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी असाधारण छुट्टी के लिए तब भी आवेदन कर सकता है जब उसके पास अन्य प्रकार के अवकाश हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की ये शर्त है, जब उसके पास छुट्टी नहीं होगी तो आवेदन कर सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है, यदि छुट्टी है तो भी आवेदन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेदन कर सकता है, छुट्टी उसके बैलेंस उसके खाते में होते हुए भी UL के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा, ऐसी छुट्टी पर एक कर्मचारी DA और HRA का हकदार नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। DA HRA का कोई हकदार नहीं होगा। वो एक तरह से लीगल हो जाएगा कि मैं छुट्टी लेकर गया है, और इस तरह के किसी तरह का इसके DA HRA कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसमें ये दोनों सही है। फिर एक प्रथम श्रेणी A पास भी द्वितीय श्रेणी में एक A पास पर द्वितीय श्रेणी में एक परिचालक के लिए मुक्त यात्रा को कवर करता है। ऐसे मामले में परिचारक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पास धारक का नियमित वेतन भोगी कर्मचारी है। सही है। प्रथम श्रेणी A पास और प्रथम श्रेणी पास दोनों में ही ये लागू होता है। इसमें क्या है, अटेंडेंट को स्लीपर क्लास में जाना होगा, और वो अटेंडेंट कौन होगा? पेड सर्वेंट होगा। तो ये दोनों 43 सही है। ठीक है। फिर ये 1948 की फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार किसी भी वैक्स व्यक्ति को प्रति सप्ताह कितने घंटे? 48 और प्रतिदिन 9 घंटे। 48 और 9, यानी एक सप्ताह में 48 घंटे उसको ड्यूटी लिया जा सकता है, और एक दिन में 9 घंटे लिया जा सकता है। 9 घंटे से ज़्यादा लिया जाएगा तो सेफ्टी ऑफिसर से या वेलफेयर ऑफिसर जो भी, उसकी परमिशन के बाद लिया जाएगा, और उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और सप्ताह में तो 48 होना ही चाहिए, यानी 6 दिन में 8 घंटे के हिसाब से 48। एक दिन 9 ले लिया तो दूसरे दिन 7 घंटे, इस तरह से। और यदि 48 से ज़्यादा होगा तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। एक रेलवे कर्मचारी इतने वर्ष के अर्हक सेवा पूरा करने से पहले सेवा से शैक्षिक सेवाएं लेने के लिए पात्र नहीं होगा। कम से कम 20 साल की नौकरी होना जरूरी है। वॉलेंटियर VRS के लिए, वॉलेंटियर रिटायरमेंट के लिए 20 साल होना जरूरी होता है। तो ये 20 साल सही है। इस आंसर में LDC में देखा गया कि ज़्यादातर ऑप्शन इसमें ऑप्शन 3 आए हैं। जहाँ भी देखो ऑप्शन 3 या मैक्सिमम, ऐसा क्यों हुआ है मालूम नहीं। एक रेल सेवक को निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा यदि उसे किसी भी आरोप में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। 48 घंटे या उससे ज़्यादा यदि पुलिस हिरासत में रखा गया है तो वो फिर डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा और उसको SF2 दी जाएगी। आइए ID 41 MS क्या है ये? MACPS मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। There shall be 3 financial upgradation during the entire service of an employee। 3 ही मिलते हैं मैक्सिमम। The benefit of the MACPS is also applicable to the staff of statutory bodies under the administrative control। तो ये है या नहीं है 61, यानी पहला ही सही है, ये अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन
अलग जो वैधानिक निकाय में कर्मचारी पर ये लागू नहीं होता है, रेलवे कर्मचारी ही हो गए डायरेक्ट, तो उन पर ही लागू होता है। यानी ये नॉट अटेम्प्ट था, तो अभी इसमें ये सही हुआ, ये सही है। चयन में वरिष्ठता के लिए आवंटित अधिकतम और न्यूनतम अंक क्या है, ये भी नॉट अटेम्प्ट, यानी इसका ऑप्शन मालूम नहीं है, इसलिए 15 और 5 होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। आइए, यदि छुट्टी खाते में उपलब्ध हो तो एक नियमित कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितनी LAP दी जा सकती है। अधिकतम LAP का जो क्राइटेरिया है वो 180 दिन ही है। मैक्सिमम LAP 180 दिन जा सकती है, LHP 24 महीने दी जा सकती है, तो यहाँ पर 180 दिन ठीक है। When an occupied post is surrendered, it shall be treated as, अब इसका भी नहीं मालूम था, तो ये 307 सुपर न्यूमेरी एज लॉन्ग एज द इनकम्बेंट नॉट पोस्टेड एट वाइस, तो ऐसी पोस्ट को सुपर न्यूमेरी पोस्ट डेट करते हैं। ये नॉट अटेम्प्ट था, याद मालूम नहीं था, तो ये सही होगा। चलिए, वर्तमान प्रति माह देय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है। इसको घुमाने की कोशिश किया था, लेकिन ये ठीक है, न्यूनतम 9,000 रुपये है। 35% का कोई सवाल नहीं है, 30% का कोई मतलब होता, लेकिन यहाँ पारिवारिक पेंशन 35% दिया, तो 9,000 रुपये ये सही है। 9,330 यानी कि बी। अनिवार्य रूप से while assessing the workload of employees classified as essentially intermittent, EI roster all the periods of inaction of the less than 5 minutes each should be included होगा 259, यानी 5 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट से कम का जो भी इनएक्टिव पीरियड होता है उसको ड्यूटी ही ट्रीट किया जाता है, तो उसको इनएक्टिव पीरियड नहीं मानेंगे, बल्कि एक्टिव पीरियड ही मान लिया जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन 259 होगा। निष्क्रियता की सदी अवधि शामिल नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ द इनएक्शन ऑफ लेस देन 5 मिनट ईच शुड बी एक्सक्लूडेड हो गई, ठीक है। कहने का मतलब उसमें 5 मिनट से कम यदि कोई इनएक्टिव पीरियड है तो उसको ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। ड्यूटी का मतलब उसमें ये माना जाएगा कि वो कंटिन्यूस है, इनएक्टिव पीरियड वो नहीं है। और 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो उसका कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो जॉब एनालिसिस होता है FJA में ये 72 घंटे तक का कंटिन्यूस जॉब एनालिसिस किया जाता है, और इसमें ये डिसाइड किया जाता है 5 मिनट से कम को कंटिन्यू मानते हुए, और जहाँ भी इनएक्टिव पीरियड है तो उसको अलग दर्शाया जाएगा 5 मिनट से ज़्यादा वाले। सुरक्षा पदों के लिए विभागीय चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 60% है। हाँ, यानी सेफ्टी कैटेगरी 60% की ज़रूरत होती ही है, ये तो ठीक है। यदि पर्याप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ऐसे चयनों में क्वालिफाइंग प्राप्त नहीं करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ में विफल को सूचीबद्ध किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, 20%, 25%, किसी को भी नहीं किया जा सकता, उसमें 60% ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया इसका 185, ठीक है। सेफ्टी कैटेगरी में कोई समझौता नहीं। एक PTO में शामिल किए जा सकने वाले आश्रित रिश्तेदारों की अधिकतम संख्या 1 है, नहीं है। कोई भी पास PTO, सिंगल पास PTO हो या पूरा सेट PTO हो, तो इसमें सिंपल कंडीशन है कि कर्मचारी की फैमिली मेम्बर जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम उसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन यदि डिपेंडेंट उसमें शामिल हो गया है तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट हो सकते हैं और टोटल 5 हो सकते हैं। टोटल 5 यदि डिपेंडेंट शामिल है तो मैक्सिमम 5 फैमिली मेम्बर प्लस डिपेंडेंट को पास दिया जा सकता है, PTO दिया जा सकता है। तो एक विशेषाधिकार पास पर परिवार के सदस्यों और आसन की अधिक संख्या 5 है, अधिक संख्या 5 है, वो ठीक है, यानी कि B सही है। एक कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और सरकार के तहत भविष्य के सभी रोजगार के लिए अपात्र माना जाएगा। सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एन एम्प्लॉय हु इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इनएलिजिबल फॉर ऑल फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। ए रिटर्न वार्निंग एंड सेंश्योर आर बोथ माइनर पेनल्टी, ये भी
नहीं, ये गलत है। वार्निंग पेनल्टी नहीं है, इसका मतलब बी गलत हो गया, ए सही हो गया। ए सही है, यानी कि डिसमिस कर दिया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो उस कर्मचारी को कहीं भी दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस में वो नौकरी के लिए एलिजिबल होता है, यानी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, उसको नौकरी दी जा सकती है। और यहाँ पर ये वार्निंग जो है वो पनिशमेंट नहीं है, सेंसर पनिशमेंट है। जब नए भर्ती किए गए सहायक लोको पायलट अपने कार्यकारी पदों पर कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उनकी वरिष्ठता आरआरबी पैनल टेस्ट या परीक्षण के बाद कोई भी प्री ट्रेनिंग होगी कंपलसरी, उसमें यही देखा जाता है कि आप जहाँ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जेडआरटीसी या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ की मेरिट के आधार पर आपको सीनियोरिटी दी जाएगी उस बेच के लिए। तो यहाँ पर ये परीक्षण के बाद की मेरिट यानी 2 सही है। चिकित्सा आधार पर एक स्थायी रेल कर्मचारी को अनअर्जित अवकाश आधे औसत वेतन पर स्वीकृत किया जा सकता है। ये उसको किया जा सकता है। पूरी सेवा के दौरान ऐसी छुट्टी की अधिकतम संख्या, यानी लीव नॉट ड्यू का मामला है ना, ये लीव नॉट ड्यू, हाँ, तो इसमें 360 दिन मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू मिलती है, और उसको ये दोनों सही है, कम से कम आधे वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। लीव नॉट ड्यू मेडिकल आधार पर होगी और 360 दिन से ज़्यादा नहीं होगी पूरी सेवा काल में। जब कोई कर्मचारी किसी नए पद पर ज्वाइन करता है जिसमें अधिक जिम्मेदारी शामिल नहीं होती है, तो उसका नया वेतन नए समयमान में उस स्तर पर तय किया जाएगा जो पुराने पद में उसके वेतनमान के बराबर है। तो ये क्या है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो ये तो मालूम नहीं। तो इसमें दिया है 199, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। अगर कोई ऐसा चरण नहीं है तो उसका नया वेतनमान उस चरण पर तय किया जाएगा जो उसके पुराने वेतनमान के ठीक ऊपर है। ये दोनों सही बता रहा है। इसमें आइए, ये क्वेश्चन अब जीके का आ गया है, और जीके के क्वेश्चन में सार्क देश है, ये सारे कुछ ऊपर नाम लिखे गए हैं, तो ये सार्क आएगा, यानी कि 420 ऑप्शन 4। दूसरा, राजभाषा नियम 1976 कहाँ लागू नहीं है? तमिलनाडु में लागू नहीं है, तमिलनाडु में लागू नहीं है, सही है। बाकी कश्मीर से सब जगह लागू है, तमिलनाडु के छोड़कर सभी जगह। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है? पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी मेजर ध्यानचंद उसका नाम चेंज कर दिया है, और यही सबसे सर्वोच्च गेम खेल पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वस्तु एवं सेवा, यानी क्या है, व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कम इनटू इफेक्ट, कब आया था? तो ये 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद आइए आपकी क्वेश्चन, प्रज्ञा परीक्षा योजना के तहत आयोजित पास करने के लिए एक कर्मचारी क्या हो जाता है? इसमें आंसर दिया है 510, यानी कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला हो जाता है, तो ये सही होगा, देख लीजिए। जब वायुमंडलीय गैसें ऊष्मा को रोक लेती है, ऐसी पोजीशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता था, और पहले जो आंसर दिया था, आंसर की वो गलत हुई थी, उसमें कुछ और ही दिया था, तो यहाँ 357 यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका बिल्कुल सही है। ऊपर वातावरण में गैसें रोक लेती है, और पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोक लेने से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा नारा था। आगे ये संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया? तो ये तो जनरल क्वेश्चन आते ही रहता है, तो इसका ये आंसर जो हो गया है वो 14 सितंबर 1949। उसके बाद राजभाषा से संबंधित नीतियाँ तय करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? वो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, उसके लिए गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार होता है, कार्मिक नहीं, शिक्षा नहीं, संस्कृति नहीं। फिर चलिए, हु रोट द फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके वो गुलिस्तां हमारा। तो ये सारा मोहम्मद इकबाल, ये सही है। मोहम्मद इकबाल ने ये देशभक्ति गीत लिखा था।
अच्छा था। ID 116 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये 62 दिया है, तो ये 62 यानी स्विट्जरलैंड में। बहुत अच्छी जगह है। 462 स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं है? पहले हुआ करता था, बिल्कुल ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है, तो ये बाकी सारे अधिकार हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारी को आमतौर पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाएगा यदि 80% कर्मचारियों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 80% सही है। उसके बाद आइए आप, ये जो वंदे भारत ट्रेन चली थी, अभी बहुत सारी ट्रेन चली है, 10वीं नंबर 11वें 15 तक होगी। इसमें जो ये नई गाड़ी चली है उसमें सिलीगुड़ी का सवाल नहीं था, गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी नहीं है बल्कि न्यू जलपाईगुड़ी चली थी, तो ये 4 सही है। एक आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन अधिकृत है? यहाँ ये बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति नहीं है, गृह मंत्रालय ही उसके लिए अधिकृत है, तो ये गृह मंत्रालय 399 सही है। गृह मंत्रालय अधिकृत होगा। यहाँ ये आंसर राष्ट्रपति का गलत हो गया। आगे बढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री की शपथ दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी कोई शपथ दिलाता है तो ऐसे तो वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन वो मंत्री की शपथ दिलाते हैं। लेकिन इसमें ये भारत के मुख्यमंत्री 290 भारत के राष्ट्रपति सही है। प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन मंत्री की शपथ दिलाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री बाद में बन जाते हैं, जो भी है। चलिए, MSP का पूर्ण मिनिमम सपोर्ट प्राइस 349 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट तय करती है MSP और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ज़्यादातर सामान और ख़ासकर एग्रीकल्चर के जो भी अनाज वगैरह है वो खरीदती है, और उसको किसानों को ये लाभ देने के लिए बार बार आता है इसका MSP इतना है, तो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रसिद्ध सितार वादक में 342 दिखाया गया है? यानी पंडित रविशंकर। कन्फ्यूजन वाले थे, जसराज रविशंकर, उस्ताद अहमद अली खान, तो इसका सही आंसर बिल्कुल ठीक है, पंडित रविशंकर। किस भारतीय कवि को भारत का शेक्सपियर बहुत पुराना? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे शख्स थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन कालिदास वो भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार बी क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो बी क्षेत्र में देखो, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों बी में है, लेकिन अंडमान और निकोबार एक क्षेत्र में आता है। सुनामी किसके कारण होता है? तो सुनामी तो भूकंप के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर सही रहेगा भूकंप। यदि भारत के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये बात अभी बाद में मालूम चला कि उपराष्ट्रपति को देते हैं, हमारी कमजोरी रही। चलो ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति को ही देंगे। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश का है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1931 होना चाहिए, 1930 में हुआ था। अच्छा, 1930 में हुआ है। 422 बीत दो। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यहाँ देखिए आप, ये रेज करने वाला, ऑब्जेक्शन रेज वाला क्वेश्चन आ गया है। बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4000 किलोमीटर से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान की सीमा है वो 3300 किलोमीटर है। और ये बॉर्डर का लेटर आप यहाँ पे शायद मिल जाएगा, ये रहा। इसमें आप देखिए, ये जो सीमा दी गई है 4096 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ है 3310 किलोमीटर। माइल्स में अपन नहीं जाएंगे, तो ये ठीक है। अभी
इसका तो यहाँ पर ये इसका आंसर रहेगा बांग्लादेश कुल मिलाकर। और यहाँ जो पाकिस्तान दे दिया है वो गलत दे दिया। पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा चर्चित रहता है, इसलिए उन्होंने सोच कर क्या मालूम कैसे दे दिया होगा। ऑब्जेक्शन कीजिए। उसके बाद आइए, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी, यानी कि ये 3 नंबर रहेगा, किसी भी भाषा में नहीं होती है हिंदी। 343 धारा 343(1) में लिखा गया है ना, तो ये देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा है? तो त्रिपुरा है, और उड़ीसा नहीं है, बिहार दूर है, पंजाब पश्चिम बंगाल भी नहीं, तो त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में आता है। चलो ये लंबा पीरियड